स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का अगला भाग एमसीक्यू। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास से संबंधित सभी एमसीक्यू देख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह वीडियो एनसीईआरटी और तमाम सारे बुक को मिलाकर ये वीडियो बनाए जाते हैं। दोस्तों यह वीडियो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वह फिर यूपीएससी, पीसीएस, कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम, हर जगह जहाँ पर भी ये सब सवाल पूछे जाते हैं सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1991। प्रश्न नंबर 2 है भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संसद की नियम समिति के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 है संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 17। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें है कि संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं। 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी कि अस्थायी समिति भी होती है और तदर्थ समिति भी होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में कौन अस्थायी समिति है। तो दोस्तों 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, उपयुक्त सभी यानी कि ए भी सही होगा, बी भी सही होगा और सी यानी कि प्रखलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति तीनों सही है। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन तदर्थ समिति है। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि परवर समिति। ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें है कि किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रखलन समिति। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि प्रखलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। 8 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 30 सदस्य। प्रश्न नंबर 9 है कि 30 सदस्यीय प्रखलन समिति संसद के किस सदन की समिति है। 9 का सही उत्तर होगा ए यानी कि लोकसभा की। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। 10 का सही उत्तर होगा बी यानी कि प्रकलन समिति। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसमें है कि प्रकलन समिति का क्या अर्थ है। दोस्तों 11 का सही उत्तर होगा डी यानी कि बी और सी जो उत्तर है वो सही है, मतलब ऑप्शन सही, यानी कि बी देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, ये होता है इसका काम। और सी यानी कि संसद में प्रकलनों के प्रस्तुत करने का प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। प्रश्न नंबर 12 है कि प्रकलन समिति के सदस्य। तो दोस्तों 12 का सही उत्तर होगा बी यानी कि लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। 13 की निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रकलन समिति। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं हैं। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा बी यानी कि प्रकलन समिति। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इसमें है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों 15 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 22। प्रश्न नंबर 16 है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं। 16 का सही उत्तर होगा सी यानी कि लोकसभा के आपके होंगे 15 और राज्यसभा के 7। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में, लोक लेखा समिति के सदस्य। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए यानी कि संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें है कि लोक लेखा समिति में पूछा गया, तो इसका सही उत्तर होगा सी यानी कि 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। प्रश्न नंबर 19 है भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है। दोस्तों 19 का सही उत्तर होगा सी यानी कि लोक लेखा समिति। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। इसमें सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। आसान सवाल है दोस्तों, ए होगा 7, इसके बारे में बात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। 21 का सही उत्तर होगा बी यानी कि लोक लेखा समिति। प्रश्न नंबर 22 है कि परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है। 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोक लेखा समिति। और प्रश्न नंबर 23 है कि किस संसदीय समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा वाहन कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका डी यानी कि लोक लेखा समिति। 1 मिनट। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। 24 का सही उत्तर होगा ए यानी कि लोक लेखा समिति। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है। 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोक लेखा समिति। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है। तो दोस्तों 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
26 यानी 26 होगा डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। 27 का सही उत्तर होगा डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति और सी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, ये तीनों में या उपयोगी होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 के बारे में। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता। 28 का सही उत्तर होगा डी यानी कि उपयुक्त सभी, ये तीनों में मंत्री जो है सदस्य नहीं होंगे। 29 से लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। 29 का सही उत्तर होगा सी यानी कि नियम समिति। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 के बारे में। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है। 30 का सही उत्तर होगा डी यानी कि कोई निश्चित नहीं है। प्रश्न नंबर 31 है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधित समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं। 31 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होते हैं। प्रश्न नंबर 32 है आप सभी के सामने, संसद के समितियों के सदस्य। तो दोस्तों 32 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना भी होता है। बी यानी कि तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना। और सी यानी कि संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना। प्रश्न नंबर 34 है कि उपयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। 34 का दोस्तों सही उत्तर होगा डी यानी कि 45। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 के बारे में। इसमें है कि संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की क्रमशः संख्या कितनी होती है। उत्तर होगा ए यानी कि 30 और 15। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 36 के बारे में। इसमें है कि कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। 36 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 11। प्रश्न नंबर 37 है कि संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं। 37 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 45। प्रश्न नंबर 38 है कि संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। उत्तर होगा ए यानी कि लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 39 के बारे में। इसमें है कि निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करती है। दोस्तों 39 का सही उत्तर होगा आप सभी के सामने, ये है डी यानी कि कार्य सलाहकार समिति। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 40 के बारे में। इसमें है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो 40 का सही उत्तर होगा बी यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को। प्रश्न नंबर 41 में दो सूची दिया गया, एक सूची में संसदीय समिति के बारे में बात किया जा रहा है और दूसरी सूची में कार्य के बारे में बात किया जा रहा है। तो आपको बताना है कौन सी समिति का क्या कार्य है। 41 का जो उत्तर होगा वो है आपका डी, यानी कि ए का संबंध 2 से, बी का 3 से, सी का 1 से। यानी कि बात करें, यानी कि अगर प्रवर समिति का जो काम होगा वो है 2, यानी कि वित्तीय की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। इसी का बी का 3 और सी का 1 होगा। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 42 के बारे में। 1 मिनट। इसमें है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। दोस्तों 42 का सही उत्तर होगा बी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को। प्रश्न नंबर 43 है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो दोस्तों 43 का सही उत्तर होगा बी यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 44 के बारे में। प्रकलन समिति के सदस्य हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रकलन समिति के सदस्य तो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। और दोस्तों बात करेंगे प्रश्न नंबर 45 के बारे में। इसमें है कि भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों 45 का सही उत्तर होगा ए यानी कि लोक लेखा समिति। प्रश्न नंबर 46 है कि भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्न में से कौन सी हैं। 3 ऑप्शन है, ए 2 3, मतलब 3 पॉइंट है, बताना है सही उत्तर। 46 का सही उत्तर होगा डी यानी कि तीनों पॉइंट सही, यानी कि लोक लेखा समिति भी सही है और प्रकलन समिति भी सही है और लोक उपक्रम समिति, तीनों सही है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 47 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन तथार्थ समिति है। दोस्तों 47 का सही उत्तर होगा डी यानी कि प्रवर समिति। प्रश्न नंबर 48 है कि किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। 48 का सही उत्तर होगा यानी कि प्रकलन समिति। प्रश्न नंबर 49 है कि प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। 49 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 30 सदस्य होते हैं। अब दोस्तों बात करें प्रश्न नंबर 50, यानी कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है कि 30 सदस्यीय प्रकलन समिति संसद के किस सदन की समिति होती है। प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर होगा लोकसभा की। दोस्तों यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आज का वीडियो ये खत्म हुआ। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये हर टॉपिक से MCQ बनाए जाते हैं, तो इसीलिए हर सवाल एक दूसरे से मिलता जुलता होता है, लेकिन सवाल पूछे जाने का तरीका बहुत अलग होता है। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।